तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मस्त एकदम। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एरिया वेक्टर के बारे में। ठीक है। आपने आज से पहले भी एरिया कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा एरिया के बारे में कि स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, ट्राइंगल का फलाना, थ्री डी ऑब्जेक्ट्स का अलग एरिया होता है। ठीक है। लेकिन आज आपको नई बात ये यहाँ पर पता लगेगी कि असल में एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है एरिया वेक्टर। फर्स्ट ही पॉइंट लिख दिया है इसका मैंने, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा है द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन आना तो कंपलसरी है। तो आखिर अगर एरिया वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होता है, बात ये आती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2D सरफेस मैंने यहाँ पर बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है, फिर एक सर्किल बनाया है। आप देख रहे होंगे ये कोऑर्डिनेट प्लेन में मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर एक स्क्वायर बनाया है जिसका एरिया ए है। अब यहाँ पे हम इस स्क्वायर का जो एरिया है उसके दो डायरेक्शन ले सकते हैं। एक डायरेक्शन जो कि बाहर की तरफ होगा, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। यहाँ मैंने लिखा भी है एरिया के गेप पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, इसलिए हम यहाँ पे के गेप लगाएंगे। ठीक। एक एरिया बोर्ड के अंदर के डायरेक्शन में हम यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि माइनस के गेप वाला, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ वाला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ऑफ के गेप। ठीक। वहीं आप यहाँ पर एक सर्किल देखेंगे, ये भी एक 2D प्लेन के अंदर ही है, एक्स जेड प्लेन के अंदर। अगर हम इसका एरिया देखें तो यहाँ पर दो तरीके से हम इसका एरिया ले सकते हैं, एक ऊपर की तरफ, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो एरिया ऊपर की तरफ होगा वो प्लस वाई एक्सिस की तरफ होगा, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। तो ऊपर वाले एरिया को हमने लिखा है क्योंकि सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर जेके। और डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन के लिए हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस जेके। ये तो हो गई हमारे पास 2D सरफेस की बात। अब बात आती है कि 3D सरफेस का एरिया हमें कैसे कंसीडर करना है। 2D सरफेस के लिए हमने क्या सीखा कि एरिया किसी भी जो है दो डायरेक्शन में ले सकते हैं। ठीक। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि टेक एनी ऑफ टू नॉर्मल्स, कोई भी दो नॉर्मल्स। ठीक। फॉर 3D सरफेस ओनली आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब जब भी कोई भी 3D सरफेस हुआ, या जैसे कि सिलेंडर आपके पास हुआ, या फिर स्फेयर जो है वो आपके पास हुआ, या फिर ये क्यूब आपके पास हुआ, तो इनका एरिया लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो एरिया हमें कंसीडर यहाँ पे करना है। ठीक। जैसे ये एक क्यूब मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है, तो इस सरफेस का एरिया ऊपर की तरफ, साइड वाले सरफेस का एरिया इधर की तरफ, उस साइड का एरिया उधर, और डाउनवर्ड सरफेस का एरिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर लेने में तो हम इनवर्ड वाला एरिया भी जो है वो ले सकते थे, लेकिन इसमें हमें केवल वही एरिया कंसीडर करना है जो कि आउटवर्ड निकल रहा होगा। ठीक है। जैसे आप सिलेंडर यहाँ पर देखेंगे, सिलेंडर में कितने सरफेस है, एक इसका जो सर्कुलर सरफेस रहता है राउंड वाला, और एक एक ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस। तो जो राउंड वाला सरफेस रहता है उसका एरिया आउटवर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर ये होगा। नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल मतलब ही क्या होता है, सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ऊपर का अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर नीचे वाले सरफेस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरीके से मैंने एक यहाँ पर स्फीयर लिया है, और स्फीयर के आप जानते होंगे कि जितने भी नॉर्मल बनते हैं वो हमेशा उसके सेंटर से पास करते हुए होते हैं। तो जितने भी नॉर्मल मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे हैं वो सेंटर से पास करते हुए हैं, जो इसका एरिया कहलाएंगे। ठीक। अब एरिया वेक्टर समझ में आ गया। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए एक हथियार जो है वो हो गया। ठीक। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में मैंने डेफिनेशन लिखी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इमेजिनरी लाइंस या कर्व्स होती है हमारे पास, वो कितने नंबर्स में किसी एरिया से नॉर्मली पास हो रही है, या कितनी क्वांटिटी में किसी एरिया के परपेंडिकुलर वो पास हो रही है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, और इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है इसलिए फाई को आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड इसका होता है। ठीक। और डॉट को जब हम यहाँ हटाएंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। यहाँ मैंने एक सरफेस जो है वो ड्रॉ करा है, कुछ इस तरीके से ये सरफेस है। ठीक। इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ तिरछा है, कुछ इस तरीके से। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है। थीटा मैंने यहाँ पर लिखा है द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड ई वेक्टर। ठीक है। थीटा जो है वो एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास डायरेक्शन होगा उसके बीच का एंगल होता है। ठीक। यहाँ पर मैंने 2D सर्फेसेस लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि
ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर जीरो है। तो जैसे ही यहाँ पर हम जीरो रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर थीटा की जगह, तो हमारे पास फाई जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा, जो कि होगा ई ए। ठीक, लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो उसके अंदर से पास नहीं कर रही है, यानी एरिया से पास नहीं कर रही है, जस्ट उसके ऊपर से निकल रही है। यानी कि इस तरीके से ये रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर क्योंकि इसका एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जस्ट इस तरीके से पास होगी, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा। इस वजह से यहाँ पर फाई जो है वो हमारे पास जीरो निकल के आएगा, जो कि मिनिमम होगा। ठीक, लेकिन बात ये आती है कि ये तो हमने जो है वो बात कर ली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मान लीजिए किसी भी एरिया को जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तब उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सरफेस लिया है, उसको ले जाके मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो इक्वल ना हो, वो अनइक्वल हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है वो बाहर वो जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक, इसका जो इसमें जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकलेगी उसको यहाँ पर मैंने ई से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, और इसका जो एरिया है वो मैंने यहाँ पर कंसिडर करा है डी ए, क्योंकि पूरे का एरिया जो है वो कंप्लीट का एरिया मान लीजिए ए है, लेकिन मुझे यहाँ पर पता करना है एक छोटे से एरिया एलिमेंट से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर डी ए एरिया मैंने यहाँ पर कंसिडर करा है, तो इस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई। तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर मैं इस पूरे को इंटीग्रेट कर दूं, यानी इस कंप्लीट एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन करा, इधर ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करा, फाइनली फाई नेट जो है वो मेरे पास निकल के क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ द ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये वहां काम आएगा जब किसी भी एरिया को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाके रखेंगे। ठीक, लास्ट में एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा है कि फाई नेट जो है वो जीरो होगा फॉर एनी 3D सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी 3D सरफेस हो जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ हो, उसके लिए हमेशा जो टोटल फ्लक्स होगा उसमें से निकलने वाला, या फाइनेट आप कह लीजिए, वो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें एंटर करेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे एग्जिट भी हो जाएगा, इसलिए फाइनेट जो है वो उसका क्या होता है हमारे पास जीरो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान रखना होगा। और आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।